हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जे सैनी क्लासेज में। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये आपके लिए थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड हमने मेडिकल्स बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा था। देन इसके बाद में हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि जो मानव शरीर है उसको मानव स्वास्थ्य को लेकर हमने उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा। तो मानव स्वास्थ्य को इसमें बेहतर बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कार्य कर रही है। देन उसके बाद में हमने उसके महत्व के बारे में देखा। तो उसमें मानव जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसमें स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ ही बीमारियों को पता लगाना एवं उन्हें लंबे समय तक ट्रैक करना, उसमें और सुधार करना। देन इसके बाद में हमने उनमें देखा था उनमें इसी प्रकार हमने रेड बायोटेक्नोलॉजी जो कि चिकित्सा से संबंधित थी, उनमें दवाइयाँ और जो हमारी एंटीबॉडीज वैक्सीन्स इनका जो उत्पादन होता है उसके बारे में रेड बायोटेक्नोलॉजी हमने देखी थी। देन उसके बाद में उसमें वाइट देखी थी और येलो एक के बारे में हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में एनवायरमेंटल, इसमें क्या है कि कचरे को जो मॉडर्न टेक्निक से जो अब बेटर जो अच्छे कचरे को कुशलतापूर्वक सफाई करके उसमें सुधार किया गया है। देन उसके बाद में हमने उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र है उनका अध्ययन किया था जो सेकंड पार्ट में। देन आगे चलते हैं। देन उनमें हमने जीन के बारे में देखा। तो जीन क्या होता है हमने आपको बताया था कि जैसे माता पिता से जैसे बच्चों में जो लक्षण प्रकट होते हैं आगे वो जीन के माध्यम से ही हमें ये संभव हो पाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ये पार्ट 3 में। तो अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले 2 पार्ट है उनको देखें ताकि ये पार्ट आपको बेटर समझ में आए और इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब चलते हैं हम जीनोम अनुक्रम क्या होता है। तो हमने जीनोम के बारे में कल जीन के बारे में देखा था। देन उसके बाद में जीनोम और जो जीन के अध्ययन को हम जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो देन इसके बाद में हम जीनोम अनुक्रमक चलते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो जीनोम अनुक्रम के साथ डीएनए के जो भीतर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत तो हमने कल देखा था कि डीएनए का जो सटीक अनुक्रम क्या होता है वो आपको बताया था कल मैंने चित्र के माध्यम से। इस प्रकार से हमारी जो डीएनए की संरचना होती है इस प्रकार से इसमें बॉन्ड जुड़े रहते हैं। इसका जो सटीक पता लगाने के लिए हम जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग करते हैं। देन इसके अंतर्गत क्या आते हैं हमारे जो डीएनए में मौजूद होते हैं। जो डीएनए में मौजूद हमने बताए थे एडेन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जो कि आपको कल इनकी पोजीशन बताई थी हमने। और 2 सिरों के बीच में जो 3.5' और 5'3' जो इनके बीच की जो ये होता है ये 5 नीचे जाके 3 और ये 5, इस प्रकार से ये इनके हम देखते हैं। तो ये 3' से 5' और 3' 5' इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। इनमें जो अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन जो कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के जरिए ये जुड़े होते हैं। देन इसके बाद में हमने देखा तो जो जीनोम अनुक्रम में हम किसका पता लगा सकते हैं। तो जो इसके भीतर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका क्या करते हैं हम सटीक क्रम का इसमें पता लगा जा सकता है। तो जो जीनोम अनुक्रम में हम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो सटीक क्रम होता है उसका हम पता लगा सकते हैं। देन इसके बाद में जो इसके अंतर्गत डीएनए मौजूद 4 तत्वों के क्रम का पता लगाया जा सकता है। तो हम इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और जो थायमिन ये 4 तत्व होते हैं इनका हम इनके अंदर जो सटीक पता लगा सकते हैं जीनोम अनुक्रम के द्वारा। देन इसके बाद में देखते हैं तो डीएनए जो अनुक्रम विधि से लोगों की बीमारियों को पता लगाना। तो इससे हम जीनोम जो अनुक्रमक विधि है इससे हम लोगों की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उनका समय पर क्या कर सकते हैं हम, जिस प्रकार हमें बीमारी का ही पता चल जाएगा तो उन्हें हम समय पर उनका
इलाज भी करवा सकते हैं। तो इससे समय पर इलाज करना साथ ही क्या होती है, आने वाली पीढ़ी को हम इससे रोग मुक्त बना सकते हैं। तो हम जब डीएनए अनुक्रम विधि से जब रोगों की बीमारी को पता लगा के करते, उनका समय पर इलाज कर सकते हैं, और देन हमारी जो आने वाली जो जेनरेशन होती है, अगली पीढ़ी आती है, तो उसको भी हम रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में हम जीनोम अनुक्रमक परियोजना, जो भारत सरकार की जो जीनोम अनुक्रमक परियोजना के अंतर्गत जो भारत सरकार में ये परियोजना चल रही है, तो इसमें क्या होता है, ये कौन सी परियोजना है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, जो क्या होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि CSIR होता है, जो कि क्या होता है, ये नेट CSI नेट के अंतर्गत ही होता है। इसमें क्या होता है, ये एक योजना है जिसके तहत भारत में क्या होता है, ये भारत की एक योजना है। इसके तहत क्या होती है, भारत में जो विभिन्न जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करीब 1000 से ज्यादा युवाओं को इस योजना में लगा रखा है। तो गांवों में क्या करते हैं, इनका जो डीएनए का सैंपल लेते हैं, देन इनको फिर उनमें चेक किया जाता है, और रहने वाले करीब 1000 युवाओं को जीन समूह को क्रमबद्ध करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो इसमें क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डीएनए जो है उसको सैंपल लेकर उनका पता लगाई जा रही है, जिससे क्या है, उनको युवाओं को जो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा इनको इस परियोजना के तहत लगा रखा है। जो ये गांव में जाकर क्या करते हैं, ये वहां के जो उनका डीएनए सैंपल लेके उनको चेकअप के जरिए उनकी बीमारियां एवं जो आने वाली पीढ़ियों में उनका क्या करते हैं, सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और ये भारत जैसे देशों में ही संभव हो पाती है, क्योंकि जो गाँव में तो वहां पर ये आसानी से सैंपल एवं इनकी जो जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके हम लक्ष्य के बारे में देखते हैं। तो जो जीनोम अनुक्रम परियोजना ये भारत में आसानी से इजीली या आसानी से सब हो सकती है। देखते हैं लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादातर CT स्कैन के बारे में, जीनोम अनुक्रम के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो जो हमारा CT स्कैन होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जीनोम अनुक्रम होता है, जिससे हम जैसे मस्तिष्क का या फिर बॉडी का जब CT स्कैन करवाया जाता है, तो उसमें हमें एक एक चीज़ के बारे में पता लग जाता है। देन उससे हम पता लगाकर उस जगह को चिन्हित करके बीमारी का पता लगाकर उसको समय के साथ इलाज करवा सकते हैं। देन आगे आने वाली जो पीढ़ी को भी हम इससे रोग मुक्त बना सकते हैं। देन इससे लोगों की बीमारियों का समय से क्या होता है, इलाज सुनिश्चित हो जाता है। जब हमें ये जब बीमारी का ही पता चल जाएगा, तो डीएनए का अनुक्रम द्वारा क्या होता है, बीमारियों का पता समय से सुनिश्चित इलाज मिल सकता है। तो हमें जब समय पर ये बीमारियों का पता लग जाता है, तो समय के साथ क्या होता है, बढ़िया इलाज या फिर सुनिश्चित इलाज होगा। तथा लोगों के स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन, जो लोगों के स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं, हम लंबे समय तक इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक से यहाँ का मतलब है पकड़ सकते हैं। तो हम जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक जो खिलवाड़ होता है, उसको हम सुनिश्चित या फिर ट्रैक कर सकते हैं। तो जीनोम अनुक्रमक जो हमारी जो परियोजना है, ये भारत सरकार द्वारा, जो कि भारत में ही ये इजीली आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से ये संपन्न हो सकती है। इसमें युवाओं को लगा रखा है, वहां पर वे डीएनए सैंपल लेते हैं, देन इसके तहत वे उनका परीक्षण करते हैं, देन उसमें बीमारियों को पता लगाकर उनका समय से इलाज। देन इसके बाद में देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो हमारा जीन होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन के जो संश्लेषण हेतु क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचना और निर्देश शामिल होते हैं। तो इसमें जो डीएनए होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, कार्बनिक रसायन है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है हेतु आनुवांशिक सूचना, तो हमारे जो आनुवांशिक सूचना और निर्देश शामिल होते हैं। अब देखते हैं डीएनए प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रजनन से मतलब हम सब सकते हैं कि जो माता पिता से बच्चे का जो माता पिता होते हैं, तो प्रजनन से हम समझ सकते हैं कि माता पिता से जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, एक तरह से प्रजनन होता है। तो माता और पिता
इनसे मिलकर क्या होती है संतान। तो एक प्रकार से क्या होती है, तो आनुवांशिक रूप से ये क्या होता है, एक प्रजनन का हिस्सा होता है। तो ये प्रजनन का हिस्सा होता है, तो हम इसे प्रजनन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो डीएनए हमारे जब माता पिता से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनसे क्या होता है, डीएनए का आगे ट्रांसफर होता है, डीएनए अगली पीढ़ी में गमन करता है। उससे क्या होता है, उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसी जो शकल, और इसमें आनुवांशिक माता पिता से संतान में डीएनए के माध्यम से क्या होता है, प्रसारित होता है। तो जो माता पिता जी के जो लक्षण होते हैं वो डीएनए की सहायता से ही बच्चे के अंदर क्या होते हैं, ये लक्षण प्रकट होते हैं, उनके व्यवहार। देन इसके बाद में हम समझ सकते हैं कि डीएनए के बाद में हम आरएनए देखते हैं। तो डीएनए जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारा आरएनए जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें देखते हैं आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए तो एक क्या था, कार्बनिक अम्ल था, जबकि जो आरएनए है ये एक न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो उसमें तो क्या हो रहा था, प्रोटीन संश्लेषण हेतु आनुवांशिक सूचना प्राप्त होती है। अगर प्रोटीन संश्लेषण उसमें कम हो जाता है तो ये डीएनए के जरिए प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तुरंत होती है। तो आनुवांशिक में जो आरएनए होता है, इसमें एक न्यूक्लिक अम्ल है जो मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, जिससे डीएनए के मैसेंजर निर्देश दिए जाते हैं। तो डीएनए से क्या होता है, ये मैसेंजर निर्देश आरएनए को प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वो स्वयं आनुवांशिक निर्देश होते हैं। तो जो डीएनए द्वारा जो मैसेंजर के जरिए निर्देश दिए जाते हैं, इसमें स्वयं वो आनुवांशिक निर्देश होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देन इसके बाद में हम डीएनए एंड आरएनए में बिटवीन जो इनमें इनके बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। डीएनए और आरएनए में हम किस प्रकार से अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो डीएनए और आरएनए, सबसे पहले तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनकी जो फुल फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट बैकबोन होते हैं। तो जो डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होती है, और इसमें फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, और इनके क्या होते हैं, जिनके चार अलग अलग क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इनके चार अलग अलग क्या होते हैं, तो डीएनए के क्या होते हैं, चार अलग अलग क्षार होते हैं। इसमें सबसे पहला है जैसे एडेनिन, सेकंड जो हमारा क्षार है वो साइटोसिन, और थर्ड है ग्वानिन, और फोर्थ है थायमिन, जिसकी टिक्स है AGCT। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम डीएनए में कोशिका केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो हम जो डीएनए की उपस्थिति के बारे में अगर पता करें तो हमें ये जो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए की हम अगर उपस्थिति या पोजीशन की बात करें तो ये कोशिका के सेंटर, मतलब कोशिका केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसमें थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए की एक लंबी श्रृंखला होती है, इससे बंधित दोहरे अणु होते हैं। तो ये जो डीएनए होता है, दोहरे अणु के द्वारा लंबी श्रृंखला में क्या होता है, जुड़े हुए रहते हैं, और ये स्वयं प्रतिकृति करते रहते हैं। तो प्रतिकृति से यह मतलब समझ सकते हैं जैसे कॉपी, तो इनकी स्वयं क्या होती है, ऑटो कॉपी होती है। देन इसके बाद में हम अब राइबोज शर्करा के बारे में देखते हैं। राइबोज शर्करा में क्या होते हैं, चार क्षारों के साथ में क्या होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, चार क्षार होते हैं, 4 बेस, साथ में क्या होती है, राइबोज।
साथ में ही राइबोज प्लस में क्या होता है इसमें फॉस्फेट। तो इसमें 4 क्षारों के साथ में राइबोज और फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल होता है। तो इसकी जो टेक्स्ट है वो है ACGU और इसकी ACGT। तो इसमें जो थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। और इसकी हम उपस्थिति की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म, नाभिक और राइबोसोम में ये पाया जाता है RNA। जबकि जो DNA पाया जाता है ये कोशिका केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है। जबकि जो RNA की बात करते हैं तो RNA हमारा साइटोप्लाज्म, नाभिक और राइबोसोम में ये पाया जाता है। देन इसकी बात करते हैं हम, तो ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है। जबकि जो DNA में होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होती है, लॉन्गेस्ट सीरीज होती है। जबकि ये कैसी होती है, एक स्मॉल श्रृंखला से ये बंधित एकल अणु होता है। तो ये कैसे होता है, सिंगल अणु होता है, जबकि ये डबल अणु होते हैं। तो DNA एक लंबी श्रृंखला से डबल अणु के जो दोहरे अणु के साथ में जुड़ा रहता है, जबकि ये छोटी श्रृंखला से एक बंधित एकल अणु के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। और ये क्या करता है, RNA आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करता है, DNA से ये संश्लेषित होते हैं। तो RNA DNA का ये एक पार्ट होता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर ये DNA से ही संश्लेषित होते हैं। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें है कोशिका। जैसे हम कोशिका क्या होती है, तो कोशिका आप जानते होंगे कि कोशिका जो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका को जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई कहा जाता है। ये जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए क्या होती है, जो कोशिका होती है ये जिम्मेदार होती है। तो ये सभी हमारी जो प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज होती है हमारी डे रूटीन में, तो ये इसके लिए भी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया। देन इसके बाद में स्लाइवान के द्वारा इसका उपयोग किया गया, जो कि जीवित कोशिका के बारे में उन्होंने खोजा। तो वो कॉर्क की छाल, जो कॉर्क की वो छाल होती है, उसमें इन्होंने जीवित कोशिका को पाया। तो पहली बार जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया। कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवों के शरीर की संरचना, जो जीवों के शरीर की जो स्ट्रक्चर एंड सहायता करती है, ये सहायता प्रदान करती है। तो कोशिका को हम 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो हम अगले पार्ट में कोशिका के बारे में फुल से देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसी ही वीडियो के लिए दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।